आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात। इस गाने ने तब धूम मचा दी थी। यह गाना है साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म आर पार का। केवल इसी गाने ने नहीं बल्कि इस फिल्म के सारे गाने सुनने वालों के दिलों के आर पार हो गए थे। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर की और। जब यह फिल्म रिलीज हुई तब आर पार नाम की आंधी ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। फिल्म आर पार के गानों के साथ आई इस आंधी के केंद्र में थे नए नवेले संगीतकार ओपी नैयर, जिन्होंने फिल्म के लिए 8 धुआंधार गानों की रचना की थी और इन सभी गानों ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। आर पार के इन गानों से उठी आंधी ने न केवल फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े संगीतकारों को हिला दिया, बल्कि इस आंधी की चपेट में उस समय की तेजी से उभरती गायिका भी आ गई थी। जो फिल्म निर्माता उस वक्त फिल्में बना रहे थे, उनमें से कईयों ने अपनी अपनी फिल्मों में पहले से काम कर रहे संगीतकारों को हटाकर नए नवेले संगीतकार ओपी नैयर को रख लिया। अभी मैं जवां, ऐ दिल, अभी मैं जवां। यही नहीं, उस समय टॉप पर पहुंच चुकी उस गायिका से भी कई गाने छीन लिए और वे गाने दूसरी गायिकाओं से गवा लिए गए। लेकिन इस आंधी में न केवल एक गायक मजबूती से खड़ा रहा, बल्कि उस आंधी ने उसके लिए आगे का रास्ता भी साफ कर दिया। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता ऐसा। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्म आर पार के संगीत की अभूतपूर्व कामयाबी के साथ हिंदी फिल्म उद्योग के संगीत जगत को एक ऐसा धुरंधर मिल गया था जो सीमाओं के अंदर बंद कर या किसी कैंप से जुड़कर या फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े लोगों की चमचागिरी करके काम नहीं करने जा रहा था, और वो संगीत की दुनिया में कुछ नया करने जा रहा था। उस धुरंधर का नाम था ओपी नैयर। फिल्म आर पार के संगीत से पहले संगीतकारों में धुनों में शास्त्रीयता का पुट देने का चलन था। यदि किसी संगीतकार के संगीत में शास्त्रीयता नहीं झलकती थी तो उसे अच्छा संगीतकार नहीं माना जाता था। लेकिन ओपी नैयर ने साबित कर दिखाया कि शास्त्रीयता के बिना भी कर्णप्रिय और लोकप्रिय संगीत रचा जा सकता है। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार के संभाला मेरी दुनिया में खो गया, देखती रह गई मैं तुझिया तेरा। फिल्म आर पार के संगीत की धुआंधार सफलता के बाद कई फिल्म निर्माताओं ने पहले से काम कर रहे संगीतकारों को हटाकर ओपी नैयर को संगीतकार के तौर पर रख लिया। उनके पास महबूबा, मंगू और सबसे बड़ा रुपया जैसे फिल्मों के प्रस्ताव आए। इन सभी फिल्मों के निर्माताओं ने वितरकों के दबाव में पहले से ही अनुबंधित संगीतकारों को फिल्मों के बनने के दौरान ही हटाकर ओपी नैयर को रख लिया। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके को बहुत गलत समझा जाता था। फिल्म महबूबा के निर्माता के अमरनाथ ने संगीतकार रोशन को हटाकर ओपी नैयर को साइन कर लिया। फिल्म मंगू में मोहम्मद शफी को हटाकर और फिल्म सबसे बड़ा रुपया में नौशाद को हटाकर ओपी नैयर को संगीत की कमान सौंपी गई थी। उस समय तेजी से उभर रही गायिका लता मंगेशकर महबूबा फिल्म में संगीतकार रोशन के लिए 4 गाने गा चुकी थीं। लता मंगेशकर के इन 4 गानों में से एक गाने में तलत महमूद ने लता मंगेशकर का साथ दिया था। अजी हमको है तुमसे प्यार, तो होगा मैं क्या जानूं, अब जीना भी है दुश्मन। अब चूंकि लता मंगेशकर के प्रिय संगीतकारों में रोशन भी शामिल थे, ऐसे में लता जी ने फिल्म महबूबा से रोशन को हटाए जाने के विरोध में यह बयान दिया कि फिल्म बनने के दौरान पहले से अनुबंधित संगीत निर्देशक को हटाए जाने के विरोध में वह फिल्म महबूबा के लिए गाने नहीं गाएंगी। लता मंगेशकर को उस समय के शीर्ष संगीतकार अनिल विश्वास, संगीतकार नौशाद, संगीतकार सी रामचंद्र और संगीतकार रोशन का साथ मिला।
लता मंगेशकर के इस बयान के बाद ओपी नैयर ने बजाय खामोशी इख्तियार करने के अपने बड़बोलेपन की आदत के चलते दो टूक जवाब दे दिया कि वह तो फिल्म महबूबा के गाने को लता मंगेशकर से गवाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। वह समय था जब विभाजन के बाद से नूरजहां जैसी गायिकाओं के पाकिस्तान चले जाने से हिंदी फिल्म संगीतकार भी भारी आवाज के बजाय पतली आवाज को ध्यान में रखकर ही धुन बनाने लगे थे। इन सब के अलावा महल, अंदाज और बरसात जैसी फिल्मों के संगीत की सफलता के चलते लता मंगेशकर की हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में तूती बोलने लगी थी। आएगा 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 आने। लता मंगेशकर का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा दबदबा बन चुका था कि उनके चाहने या ना चाहने से फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर को अंदर या बाहर किया जा सकता था। वितरक किसी भी फिल्म को खरीदने से पहले ये जानना चाहते थे कि फिल्म में लता मंगेशकर के कितने गाने हैं। इंडस्ट्री में बने रहने के लिए और फिल्म पाने के लिए संगीतकारों को लता मंगेशकर जी की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं को भी लता मंगेशकर की सफलता के चलते गाने मिलने या तो कम हो गए थे या फिर बंद हो गए थे। जब ओपी नैयर ने लता मंगेशकर को दो टूक जवाब दे दिया तो हर जगह यह संदेश जाने लगा कि एक नवोदित संगीतकार शीर्ष गायिका लता मंगेशकर को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। लता मंगेशकर की शह के चलते यह मामला सिने म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन के पास भी पहुंच गया, जिसके अध्यक्ष उस समय अनिल विश्वास जी थे। कहने को तो म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन संगीतकारों की संस्था थी, किंतु यह संस्था गायिका लता मंगेशकर के दबाव और प्रभाव से अछूती नहीं थी। लता मंगेशकर के भारी दबाव के चलते संगीतकार अनिल विश्वास जी और संगीतकार नौशाद को ओपी नैयर से मिलने जाना पड़ा। इन दोनों ने ओपी नैयर को समझाते हुए कहा कि आप यह बहुत गलत कर रहे हैं। उस समय ओपी नैयर का रुतबा नौशाद और अनिल विश्वास के सामने कुछ भी नहीं था, किंतु ओपी नैयर ने उन दोनों को दो टूक जवाब दे दिया। ओपी नैयर ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन सभी फिल्म के निर्माताओं ने अपनी मर्जी से मुझे संगीतकार चुना है। मैंने उन लोगों से कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर आप लोग या सिने म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन मेरे होटल के बिल या दूसरी उधारी चुकाने को तैयार है तो मैं उन फिल्मों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा जो दूसरे संगीतकारों से हटाकर मुझे दी गई हैं। ओपी नैयर के दो टूक जवाब को सुनकर नौशाद और अनिल विश्वास जी कुछ नहीं कह पाए और दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। नौशाद और अनिल विश्वास जी बिना कोई जवाब दिए लौट गए, लेकिन ओपी नैयर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि संगीतकारों के मामले में कोई गायिका हस्तक्षेप करे, चाहे वह कितनी ही बड़ी गायिका क्यों ना हो। लता मंगेशकर का हस्तक्षेप ओपी नैयर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि यह हम संगीतकारों के बीच का मामला है, इसको हम संगीतकार लोगों को ही आपस में मिलजुल कर बैठकर सुलझाना चाहिए। इस मामले में किसी गायिका के दखल का ना तो कोई मतलब ही नहीं है। ओपी नैयर को इसमें घटिया राजनीति और खेमेबाजी नजर आई। उधर जब लता जी को यह जानकारी मिली कि ओपी नैयर ने उनसे मिलने गए नौशाद साहब और अनिल विश्वास जी को दो टूक जवाब दे दिया है तो वह गुस्से में आग बबूला हो उठी। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माहौल बना दिया गया कि काफी फिल्म निर्माता जो ओपी नैयर के साथ अपनी आगामी फिल्मों के संगीत के लिए कई बैठकें कर चुके थे, वो अचानक ही ना नुकुर और आनाकानी करने लगे। वे कहने लगे कि अगर ओपी नैयर को लिया गया तो लता मंगेशकर गाएंगी नहीं, और अगर लता मंगेशकर का गाना नहीं होगा तो फिल्म बनाना घाटे का सौदा होगा। यही नहीं, ओपी नैयर को गानों की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो मिलने में भी दिक्कत होने लगी। एक तरह से ओपी नैयर पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया। कई लोगों ने ओपी नैयर से कहा कि यदि वे लता मंगेशकर से माफी मांग लें या उनसे समझौता करने को तैयार हो जाएं, तो वे अपनी अगली फिल्मों में ओपी नैयर को लेने के लिए तैयार हैं। ओपी नैयर को सलाह दी गई कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता, लेकिन ओपी नैयर तो किसी और मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने उन दबावों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन अब ओपी नैयर को उस समय की प्रमुख गायिका शमशाद बेगम की शरण में जाना पड़ा और उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे लिए पार्श्व गायन कीजिए, नहीं तो जो फिल्में हाथ में हैं वो भी मेरे हाथ से निकल जाएंगी और मेरा करियर खत्म हो सकता है। शमशाद बेगम ने भी उन पर पड़ रहे सारे दबावों को अनदेखा करते हुए ओपी नैयर की उस मुश्किल दौर में खासी मदद की। शमशाद बेगम ने फिल्म महबूबा के लिए 3 एकल गाने गाए। शमशाद बेगम ने एक गाना मोहम्मद रफी के साथ भी गाया। आते जाते आंख बजाना, घड़ी घड़ी फिर दिल में आना, आए रे तेरा जवाब। दिल के जोर चलाना, जो न कहूँ वो भी कहलाना। फिल्म महबूबा के साथ साथ मंगू के गीत भी खासे लोकप्रिय रहे। जान मन अपनों से यूं नजरे चुराना,
कुछ समय बाद लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले और उस समय की एक बड़ी गायिका गीता दत्त को भी पर्दे के पीछे से खेला जा रहा खेल समझ में आ गया। वे दोनों ओपी नैयर के लिए गाने को तैयार हो गईं। उधर इन सारे विवादों और घटनाक्रमों से बेखौफ मोहम्मद रफी तो ओपी नैयर के लिए गाना जारी रखे हुए थे। इन सिंगरों का साथ मिलने के बाद ओपी नैयर और भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए और उन्होंने तय कर लिया कि वो लता मंगेशकर की आवाज के बिना ही अपना सफर तय करेंगे। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि लता मंगेशकर और ओपी नैयर के बीच अनबन शुरू हुई थी 1952 में, जो 1954 के आते आते और गहरा गई थी। आपको शायद मालूम हो कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर और संगीतकार ओपी नैयर के रिश्ते खराब हुए थे 1952 में फिल्म आसमान से, जो संगीतकार ओपी नैयर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के एक गाने को रिकॉर्ड करवाना था लता मंगेशकर से, लेकिन उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए लता मंगेशकर ना तो स्टूडियो पहुंची और ना ही इस बारे में कई दिनों तक संगीतकार ओपी नैयर को कुछ भी बताया। इसके बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्म आसमान के बाद तो दोनों के बीच एक अघोषित जंग शुरू हो गई। इस बारे में हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो में बताया गया है। इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस बारे में अगर आपके पास कोई भी और जानकारी हो तो साझा करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई जानी अनजानी जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी।